नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब आज जब आपके साथ बातचीत करनी थी, थर्ड आई में कोई विषय देखना था, जो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि जो भाजपा सरकार चाहती थी, वो तो पूरा हो गया है। मैं आपसे आज नूपुर शर्मा के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की है। मैं आज आपसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने लगूँ, तो वो भी लगेगा कि ये क्या, अभी तो महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। मैं आपसे अग्निवीर की बात करने लगूँ, तो वो भी लगेगा कि भाई ये कौन-सी अभी बात है, अभी तो महाराष्ट्र सरकार की बात है। तो ले दे के जो भाजपा का एक कहीं से और भी था कि सारे नैरेटिव में अब सारा कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के अगल-बगल बुना जा रहा है। महाराष्ट्र की थोड़ा एक चीज़ आप अहमियत समझ लीजिए। अहमियत इस दृष्टि से कि ये लार्जर, मैं महाराष्ट्र की अहमियत ज्योग्राफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शुद्ध इस टर्म्स में कि वहाँ से कितनी सीट आती हैं, बीजेपी के लिए वो कितना अहम है। 80 सीट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद 2 नंबर पे जो राज्य आता है वो है महाराष्ट्र, 48 48 सीट। इस 48 सीट में जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, उसको पिछली बार 41 सीट मिली थी। 23 बीजेपी को और 18 शिवसेना। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तो मैं सिर्फ इसलिए, और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। तो वोट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से इसकी अहमियत भाजपा के लिए खास करके, चूँकि वो रूलिंग पार्टी है, बहुत और बहुत ही ज़्यादा है। अब आज मैं थोड़ा आप लोगों को एक दूसरे ढंग से इसको देखने की आपसे आग्रह करूँगा कि इसमें खतरा किसको क्या है? 4 पार्टीज़ हैं, जो 4 पार्टी की स्टेक्स हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे आप कह लीजिए, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। इसमें क्या खतरा है और किस पार्टी को क्या खतरा है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात शुरू करें कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस को जो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बिखरने का खतरा है। अगर एमवीए मतलब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार चली गई, तो ये कांग्रेस अपने एमएलएस को और कितनों कितनों को इंटैक्ट रख पाएगी, कितने लोगों को एक साथ चला पाएगी, वो एक सोचने वाली बात हो। क्योंकि अभी हाल के दिनों में आपने देखा, जब एमपी का इलेक्शन था राज्यसभा, तो एक उत्तर प्रदेश से इमरान प्रतापगढ़ी को लाके यहाँ बनाया गया, जिसका हम लोग पहले भी कहते रहे थे, आज कोई मतलब नहीं था। कोई लोकल मराठी को उन्होंने वो नहीं दिया। और एक चीज मैं बता दूं, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अपनी परंपराओं में, अपने लोगों में उसको बहुत स्वाभिमान है। तो वो जो मराठी मानुष वाला उसका कहीं है, वो कहीं ना कहीं आहत जरूर हुआ जब कांग्रेस ने ये काम किया। यहीं पे कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट लड़ाए, और कांग्रेस जो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट था, उसको तो नहीं जिता पाए। भाई जगताप जो उनके एक तरह से कैंडिडेट तो कांग्रेस के थे, लेकिन उतने ऑफिशियल नहीं, वो जीत ले गए। तो कांग्रेस की हालत अगर वैसे देखिए, तो बिखरने की सबसे ज्यादा कगार पे कांग्रेस यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिस्पांस क्या आया है, वो रिस्पांस भी दिलचस्प है। कमलनाथ जी को महाराष्ट्र भेजा गया है कि भाई आप इन सबको बचाइए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि इसमें कमलनाथ जी क्या कर पाएंगे। देखिए, कमलनाथ जी की बहुत अच्छे नेता हैं, सब कुछ है। जब वो अपनी चलती हुई सरकार, जहां पे ही वॉज कॉलिंग दी शॉट्स, उस सरकार को नहीं बचा पाए, तो मेरे ख्याल में ही इज नॉट द राइट पर्सन टू हैंडल महाराष्ट्र। आज सरकार बचाने को लेके जो सारे, उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने को बार बार प्रूव किया है कि इस गेम में कांग्रेस में अभी उनसे अच्छा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। अब जरा एक चीज मैं इस रेफरेंस में इसलिए आपसे बात कर लूं कि कांग्रेस कितनी सीरियस है या कांग्रेस नहीं सीरियस है। कांग्रेस की लीडरशिप, जो बार बार लगता है कि राहुल गांधी तो भाई बड़े अच्छे नेता, लेकिन कितने सीरियस है। कांग्रेस ने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की एक आज लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी और कुमारी सैलजा को किया। उसमें एक नाम बहुत ही अद्भुत है, और अद्भुत इन द सेंस कि आई एम क्वाइट सरप्राइज। वो नाम है उत्तर प्रदेश के जो पुराने कांग्रेस अध्यक्ष थे, लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एज स्पेशल इनवाइटी या परमानेंट इनवाइटी, मतलब किसी तौर पे उनको उसमें रखा गया है। अब मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को किस किस परफॉर्मेंस का ये इनाम दे रही है। 7 सीट से 2 एमएलए की सीट आ गए, इस बात का इनाम। लल्लू जी खुद अपना चुनाव हार गए, इस बात का इनाम। 2.5% के वोट शेयर पे आ गए, इस बात का इनाम। क्योंकि जब एमपी की बात हुई है, तो सारे राज्यों में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उसने उत्तर प्रदेश से दिया है। 3 एमपी उत्तर प्रदेश से, इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी, 3 लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा। अभी जब सीडब्ल्यूसी की बात आ रही, तो अजय कुमार लल्लू जी को। तो कांग्रेस मुझे
मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इसमें से मतलब क्या करना चाह रही है? क्योंकि क्या ये जो कांग्रेस जिसको बीजेपी बार-बार कह रही है, क्या महाराष्ट्र में इट इज़ एंड ऑफ कांग्रेस? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 1 सीट कांग्रेस की है एमपी की और जो ऐसा लगता है कि अगला इलेक्शन अगर सोनिया जी की तबीयत नहीं ठीक रही या वो रहा, तो वो कोई बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन में नहीं रहेगी रायबरेली। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस यूपी को छोड़ ही दिया है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी आके वहाँ लड़ेंगे इलेक्शन जब वो जो स्टेट इलेक्शन में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। अब महाराष्ट्र में ले दे के 1 सीट है। देश के 2 सबसे बड़े राज्यों में 80 और 48 128 सीट्स में से 2 सीट पे कांग्रेस सिमट आई है, जहां पे कभी कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस यहां से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती थी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस को यहां से बिखरने का है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेशनल कांग्रेस पार्टी की, मतलब शरद पवार वाली पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। अब देखिए, एज फार एज शरद पवार इज कंसर्न, उन्होंने अपने बाद कैसे वो होगा वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। अजीत पवार साहब एस्टैब्लिश्ड हैं, वही एनसीपी की कमान संभालेंगे शरद पवार साहब के बाद, और ये उन्होंने कई बार स्पष्ट भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस 2019 में जिस तरह से अजीत पवार साहब एक बार चले गए थे भाजपा के साथ और फिर वापस शरद पवार ने बुलाया, तो वो ऑल इन द फैमिली है, वो भूल चूक लेनी देनी करके वो उसमें कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है कि वहां कोई सक्सेशन बैटल है। शरद पवार साहब बहुत ही फोकस्ड हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है कि उनकी पार्टी कम से कम महाराष्ट्र में बिल्कुल इंटैक्ट है। क्योंकि सबसे उनकी मैं बात ये बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि वो पूरी इस एमवीए की सबसे इंपॉर्टेंट धुरी है। ही इज द फोर्स जो अभी तक ये सरकार यहां तक चल पाई है। बीजेपी लगातार उनकी पार्टी के ऊपर अटैक कर रही है, लगातार। उनके 2 मंत्री, उनके होम मिनिस्टर, उनके मलिक साहब भी मतलब उनके 2-2 मंत्रियों को आज जेल में रखा हुआ है, जो उनके सीनियर और उनके इंपॉर्टेंट मंत्री हैं। तो एनसीपी, लेकिन उन सारे लोगों को शरद पवार खुद बैठ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, अपने विधायकों से भी बात कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को वो अभी संभाले हुए हैं। एक चीज ये है कि अगर शिवसेना एमबीए से बाहर निकलना चाहती है, जिस तरह की बातें आ रही है, मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा, तो ये साफ है कि शरद पवार उसको उसको पॉलिटिकली बहुत ठीक से खेल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, हम पूरी तरह से शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो ये कहीं पे भी कोई मौका, अगर कहीं किसी के मन में है कि शिवसेना का साथ इन्होंने छोड़ा, वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे हैं। क्योंकि आज एक चीज समझ लीजिए, महाराष्ट्र में 4 एमपी हैं लोकसभा के, मैं लोकसभा के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। 4 एमपी होने के साथ आज शरद पवार इस देश के विपक्ष की राजनीति की धुरी इस समय तो वही है कम से कम। कोई बैठक होती है तो उनके घर पे होती है। पीके जो अगर ममता बनर्जी के बाद भागे-भागे आते हैं कि भाई आप बन जाइए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने के लिए, उनसे बात होती है। आज जो ऑपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, उनका ऑफिस उनके घर पे खुला है। तो 4 एमपी के साथ वो, क्योंकि शरद पवार में वो राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता या ताना-बाना है या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो अपने को रिलेवेंट रखे हुए हैं। उसी तरह से, लेकिन एक खतरा क्या है? जो खतरा सबसे बड़ा एनसीपी फेस कर रही है, शरद पवार जी, वो ये कर रहे हैं कि 2019 में 48 में 41 सीट्स मिली थी बीजेपी और शिवसेना को, और एनसीपी और कांग्रेस को मिली थी 5, 4 एनसीपी 1 कांग्रेस को। तो अब अगर ये अगला चुनाव होता है और जिसमें कांग्रेस की ताकत जैसा अगर कहीं कम हो जाती है, तो एनसीपी का और मतलब इररिलेवेंट होने का खतरा बढ़ रहा है। तो उनका खतरा सिर्फ एक तरह से उनका भी कांग्रेस के उससे जुड़ा हुआ है कि वो कितने रेलेवेंट रह पाते हैं। अब हम लोग कर लें शिवसेना की बात, क्योंकि इस समय तो बिल्कुल साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस समय सरकार से ज्यादा पार्टी को बचाना अहम हो गया है। अब एक बयान संजय राउत जी का आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एमवीए छोड़ने को तैयार हैं अगर ये जो सारे एमएलए वापस आ जाएं और हम फिर इस अगाड़ी को भी। अब ये उद्धव ठाकरे जी भी, क्योंकि एक चर्चा इस तरह की अब चल पड़ी है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी भी इसको छोड़ना चाहते थे। अब ये बीजेपी वाले चला रहे हैं, मीडिया चला रहा है, कौन चला रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे भी इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि उनका जो कोर वोटर था, जो हिंदुत्व वोटर था, जो हिंदू, वो कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वो उनसे दूर हो गया है, वो उनसे नाराज हो गया है, उनको शायद अगली बार वोट ना दे। क्योंकि और एक चीज कही जा रही है कि जितने आसानी से एमएलए रोज 2-4 एमएलए धीरे-धीरे आसाम जा रहे हैं, उनके ऊपर भाई कोई पॉलिटिकल दबाव, कोई वो उनसे कोई संपर्क नहीं। तो वो भी ये लग रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसमें कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की सहमति है।
और खास करके जो इनके एमएलसी जो सूरत में इनकी तरफ से बातचीत करने गए थे, वो खुद ही चले गए शिंदे कैंप में। तो कुछ लोगों का एक ये भी मानना है कि ये जो भी स्प्लिट है या जो ये एमवीए से बाहर निकलने का एक बहाना बनाया जा रहा है और जिसको में उद्धव ठाकरे की वो है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मुश्किल है, क्योंकि ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है कि एक बार आपने अपनी सत्ता दूसरे के हाथ में दे दी और फिर वो सत्ता आपके पास वापस आ गई। आपको याद है ना देवकांत बरुआ इंदिरा गांधी के समय हुआ था कि इंदिरा गांधी हट जाएँगी, देखो तो नहीं देते हैं लोग, ये नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उद्धव ठाकरे सज्जन व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनकी सज्जनता का कोई वो उतने रूथलेस नहीं है। वो पॉलिटिक्स में थोड़ा ही हैज़ अ हार्ट आल्सो, वो इमोशनल आदमी है। अगर आपको याद हो भई, अगर आज उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकली आज तक खतरा पॉलिटिकली शिवसेना में उनकी लीडरशिप को अगर कहीं सबसे बड़ा खतरा था तो वो राज ठाकरे से। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बड़ा मन दिखा के जब 2019 में शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने राज ठाकरे को भी बुला के प्रमुखता से आगे बिठा के उनको वो स्थान दिया था। ये जानते हुए कि अगर कल के दिन उनके शिवसेना और ठाकरे में अगर कोई उनको चैलेंज कर सकता है, तो राज ठाकरे। तो वो बेसिकली बड़े दिल भी है और सज्जनता भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनकी एक दूसरी दिक्कत ये है कि जो 18 एमपी उनके हैं, उसमें से कितने उनके साथ रह जाते हैं। जैसे अब खबर आ रही है कि उसमें से 16-17 लोग भागने को तैयार हैं, इत्यादि, इत्यादि। अब जो मुझे मुझे जो सबसे बड़ा इस समय लगता है, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ग्राउंड पे जो शिव सैनिक है, जो उनका काडर है, वो तो कहीं नहीं शिफ्ट हो गया है। क्योंकि सीटें कम आएँ, लोग भाग जाएँ, लेकिन अगर काडर उनके साथ ठीक से लामबंद है, तो ये वक़्ती तौर पे बात है कि कितने एमएलए हैं, कितने नहीं हैं, वो इलेक्शन में पता लग जाएगा। और ख़ास करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जितने इलेक्शन होते हैं महाराष्ट्र में, उसमें शिवसेना का तो बहुत दबदबा रहता है। उसमें ये बात और जल्दी ही साफ़ हो जाने वाली है। तो खतरा मेरे ख़्याल में जो शिवसेना के लिए वो ये है कि उनके शिव सैनिक तो नहीं भाग पाए। अब बात हम लोग कर लें ज़रा बीजेपी की, कि क्यों डेस्परेट है? तो एक चीज़ तो जो बार-बार कही जा रही है सबको कि वो बदला, क्योंकि बदले की आग में जल रहे हैं। अच्छा, बदला एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो किसी भी तरह से, तो वो बदला 2019 में वो जो घाव है ना, वो अभी तक भरा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भई 105, 106, 110 या जो भी थे नंबर होने के बाद भी उनको नहीं बनाने दिया गया, तो ये तो क्या-क्या था। क्योंकि इसी के लिए बीजेपी बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है। क्योंकि वो ये जान रही है कि अगर वो इस बार अटेम्प्ट किया और नहीं बना पाए इस बार भी, तो उसकी किरकिरी वो इज़्ज़त से वो नहीं है। लेकिन जो एक लोगों के मन में डर होता है ना कि अगर इन्होंने हाथ डाल दिया तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। वो वाली चीज़ 2019 में शरद पवार ने उसको तोड़ा था, केजरीवाल ने दिल्ली में तोड़ा था। वो उसपे कहीं न कहीं बट्टा लगेगा, उसपे दाग लगेगा। तो वो उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि अगर हम किसी सरकार को गिराना चाहें तो हम गिरा के ही मानते हैं, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम्पल सामने है। इसी कारण से वो इन सब लोगों को ले जाके असम बिठाए हुए हैं। अब एक नया चल रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि उनको बार-बार ये है कि वो महाराष्ट्र में नहीं लाना चाहते हैं। उनको ये है खतरा कि महाराष्ट्र में एक बार आ गए तो और प्रेशर भी काम करने लगेंगे। अब क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट चल रहा था कि जो गवर्नर साहब हैं, वो चूँकि अस्वस्थ हैं, तो वो अपना टेम्परेरी चार्ज गोवा के गवर्नर ले लेंगे और ये सारे लोग गुवाहाटी छोड़ के सीधे गोवा आएँगे और गोवा में ही जो ये असंतुष्ट शिव सैनिक शिंदे जी के नेतृत्व में वहाँ गोवा के जो टेम्परेरी जिनके पास चार्ज महाराष्ट्र का होगा, उनके सामने परेड करेंगे। तो बीजेपी इस तरह के कुछ चीज़ों को किसी न किसी तरह से येन-केन प्रकरण जिसको बोलते हैं, इसको हैंग करके रखना चाहती है कि कैसे भी हो, ये वाला दाँव ये वाला जो दाँव है चला है, ये खाली ना जाए। हालाँकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं तो असम चले जा रहे हैं आपके एमएलए, आपसे मतलब नहीं। असम के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमें अच्छा है कि बाहर के लोग आएँगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर ये दाँव, क्योंकि एक जो वोटर जो है, जो ना बीजेपी का प्रो है, ना एंटी है, या कांग्रेस का या एनसीपी का या शिवसेना का के ना पक्ष में जो वोटर जो बाद में डिसाइड करता है, उसको ही जो भी हो रहा है ना, एवरेज वोटर को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को लेके गुवाहाटी गए, फिर वहाँ गए। दूसरा, असम के वोटर को भी कहीं न कहीं लग रहा है कि जहाँ इतनी आफ़त आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, उनके 38 या 37 जितने जिले हैं उसमें से 35-36 जिले बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं और वहाँ पे ये सब चल रहा है कि कैसे सरकार गिराई जाए, कैसे सरकार बनाई जाए। और चलते-चलते एक बात और, देखिए बैक ऑफ द माइंड में ये काम हरदम करता है, इसको कोई बोलता नहीं है कि जस्टिस लोया की जो हत्या हुई थी या जस्टिस लोया की जो मौत हुई थी, उसकी जो फाइल बंद है हो गई है, जो उसका केस बंद हो गया है,
वो अगर कभी खुलेगा तो महाराष्ट्र सरकार में ही खुल सकता है। तो अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बंद फाइल खुल सकती है दोबारा, तो क्या जस्टिस लोया लोया की मौत की जाँच की फाइल भी दोबारा खुल सकती है? थैंक यू सो मच। धन्यवाद।